हेलो स्टूडेंट, मैं सतीश कुमार आपका अपने इस चैनल फिजिक्स गुरु सतीश सर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इस शुरू कर रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर एवरी स्टूडेंट हु वांट टू लर्न फिजिक्स। ऐसा क्या है कि दूसरे मतलब फिजिक्स के को बढ़िया से समझने के लिए इस चैप्टर पे कमांड होना जरूरी है, क्योंकि ये बच्चों ये बेस है फिजिक्स का, ये बेस है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला की पॉइंट्स है हम लोग का, इधर देखिए मैंने की पॉइंट्स लिख रखा है। सबसे पहला की पॉइंट्स है फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, इसको हिंदी में कहें तो भौतिक राशियां क्या है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं फिजिक्स क्या है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है। फिजिक्स क्या है, एक्सपेरिमेंटल साइंस। फिजिक्स में क्या करते हैं, जो नेचुरल घटनाएं घटती है, जो नेचुरल घटनाएं घटती है उसकी ऑब्जर्वेशन की जाती है, उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट की जाती है और नियम बनाया जाता है कि किस नियम के अनुसार ये घटना घटा, इस घटना को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है और एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट किया जाता है। तो मेजरमेंट किस चीज़ का किया जाता है, तो प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट किया जाता है। किस चीज़ का प्रॉपर्टीज, तो देखिए हमारे तरफ, हमारे चारों ओर क्या है, जो दो चीज़ है। हम लोग अपने इन्वायरमेंट को यदि कैटेगराइज करें तो क्या है, यूनिवर्स किस चीज़ों से बना हुआ है, तो दो चीज़ें आपको दिखेगा। क्या, एक तो मटेरियल्स दिखेंगे, मटेरियल्स जैसे कोई भी वस्तु है किसी न किसी मटेरियल का बना हुआ है। और क्या दिखेगा, एनर्जी, ये दो चीजें। एनर्जी जैसे रेडिएशंस हम लोग देखते हैं, सूरज की रोशनी हम लोगों के पास पहुंचती है, या फिर घर में खाना बनता, चूल्हा जलता तो उससे थर्मल एनर्जी होता है। और हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी होता है, या खुद हम लोग चलते हैं ड्यू टू मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो ये चीज़ हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, तो ये मैटर्स है, सबस्टांस है, तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक सबस्टांस है चॉक, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज है, इसका क्या है, लेंथ है, इसका कुछ रेडियस होगा, है ना, सिलिंड्रिकल आकार का है ना, ये सभी इसके प्रॉपर्टीज हैं। इसका कुछ डेंसिटी होगा, है ना, तो ये इसका प्रॉपर्टीज है। उसी तरह से सपोज करिए ये एक कॉपी है, ये एक कॉपी है, तो इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसका लेंथ हो गया, है ना, इसका विड्थ हो गया, इसका थिकनेस हो गया, है ना। तो ये सभी क्या है, इसके मास हो गया, ये सभी प्रॉपर्टीज हैं। तो जब हम इसका गुणों की बात करें तो इसके गुण को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मेजर करके रिप्रेजेंट करेंगे, नाप करके रिप्रेजेंट करेंगे। किस चीज़ से नापेंगे, कोई ना कोई रेफरेंस होता है, स्केल हम लोग यूज करते हैं, जनरली स्केल यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या कोई ना कोई रेफरेंस, स्केल एक रेफरेंस मिला हुआ हम लोग को नापने के लिए। तो यदि हम इसको रेफरेंस बना लें तो 1 2 3, 3 से कुछ ज़्यादा है, 3 से कुछ ज़्यादा। तो लेंथ इसका कितना हो गया, कॉपी का लेंथ हो गया इसका 3+, इतना चौक का 3 से कुछ ज़्यादा है। इन रेफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ दिस चौक, लेंथ ऑफ दिस कॉपी इज मोर देन 3, इसका 3 गुना से कुछ ज़्यादा है। ठीक है, इसका विड्थ की बात करें तो 1 2 से कुछ ज़्यादा है, विड्थ इसका 2+, 2 गुना से कुछ ज़्यादा है। थिकनेस इसका कम है, 1 गुना से भी कम है, थिकनेस इसका लेस देन 1, 1 से भी कम है। इसका मास होगा कुछ, मास, तो इसका मास जो है सपोज कर लेते हैं 0.30 kg है, इतना इसका मास हो गया।
तो ये इसका प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये जो डस्टर है इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको कि हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से और भी सब्सटेंस है जिसका प्रॉपर्टीज है और जिसको हम लोग मेजर करते हैं। और क्या क्या चीज़ मेजर करते हैं जो हम लोग इसमें नहीं देखे हैं, तो इसका कुछ टेम्परेचर भी है ना, इसका कुछ टेम्परेचर भी है ना। और इस तरह से इसको छोड़ेंगे तो वो नीचे की ओर जाएगा, यानी कि जब इसको यहाँ पर रखने के लिए कुछ फोर्स इस पर लगाया जा रहा है, तो दीज ऑल आर प्रॉपर्टीज। तो ये जो बच्चों देख रहे हैं ये वाला पार्ट जिसको कि हम लोग प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, इसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप अपने आप को ले लीजिए, यदि आप सपोज करिए 15 इयर्स के ओल्ड हैं, ओल्ड मैन है ना, 15 इयर्स ओल्ड हैं यदि आप, तो आपकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है। आपका मास अप्रॉक्स 50 kg होगा, आपका हाइट अप्रॉक्स 5.5 फीट हम लोग ले लेते हैं, ये हो सकता है ना। और भी कुछ प्रॉपर्टी, आपकी मोटाई भी हो सकती है ना, मोटाई भी हो सकती है, यानी वेट सपोज करिए 1, मोटाई छोड़ देते हैं ताकि अच्छा ना लगे, ठीक है ना। मास होगा, हाइट होगा, और भी कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास होगा, है ना। आपका कम्प्लेक्शन होगा, फेयर कम्प्लेक्शन, है ना। और भी प्रॉपर्टीज आपका हो सकता है। एक प्रॉपर्टीज और भी हो सकता है, आप को किसी चीज़ का मतलब इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है कि मुझे खाने की इच्छा कर रही है, पढ़ने की इच्छा कर रही है ना, कहीं जाने की इच्छा कर रही है, इच्छा करना, है ना, इच्छा करना, ये भी प्रॉपर्टीज हो सकता है किसी आदमी का, ठीक है क्या। तो लेकिन इसमें देखिएगा कितना इच्छा कर रहा है उसको आप मेजर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो इच्छा करना क्या ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है? तो हम लोग बोलेंगे नहीं हो सकता, लेकिन ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन दे सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, बस वही चीज़ें जो हम लोग आप देखते हैं उसी पे हम लोग फिजिक्स का चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आए। क्या डेफिनेशन देंगे? तो द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स of matters or radiations, and radiations which can be measured and described quantitatively. Called physical quantity. कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, क्या चीज मेजर कर सकते हैं? तो लेंथ, जैसे हाइट, वेट, थिकनेस, ये सभी क्या है? लेंथ है।
लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, है ना, टाइम को मेजर कर सकते हैं, है ना, और क्या मेजर कर सकते हैं, एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, और क्या मेजर कर सकते हैं, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, ETC, है ना, इन सभी चीज़ों को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें बात आई मेजर्ड यानी मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट क्या है ये भी हम लोग को समझना पड़ेगा। मेजरमेंट क्या है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, कॉपी को मेजर कर रहे थे, तो कॉपी को फिर से आपको करते हैं, ये इसको क्या ले लिए हम लोग, एक रेफरेंस ले लिए। मेजरमेंट के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है, एक रेफरेंस की आवश्यकता है, रेफरेंस स्टैंडर्ड, रेफरेंस स्टैंडर्ड की आवश्यकता है। अब सपोज करिए ये हमारा रेफरेंस हो गया, तो इससे मेजर कर रहे हैं 1 2 3, 3 से कुछ ज़्यादा, 3 से कुछ ज़्यादा, ठीक है, मेजर किए, है ना, किससे, इसको एक रेफरेंस स्टैंडर्ड मान लिए, यानी 3 से कुछ ज़्यादा, यानी इसके तुलना में, क्या है, इसके तुलना में, इन द कंपैरिजन ऑफ दिस वन, है ना, the length of this one is more than 3 times of this standard, ठीक है, यानी कि क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो क्या है मेजरमेंट, तो मेजरमेंट में सबसे पहली बात आया कि रेफरेंस स्टैंडर्ड से क्या किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कंपैरिजन, है ना। अब ये रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होगा, तो हमने सीधे इसको चूज कर लिया कि ये हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड है, हमने आर्बिट्रेरली चूज किया। लेकिन क्या ये वाइडली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड है, यानी कि वाइडली एक्सेप्टेड का मतलब है इसको जो हमने यूज किया यहाँ पर, किया ये दूसरे जगह भी यूज हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो निश्चित रूप से हमको वैसा रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करना होगा जो दूसरे देशों में भी यूज हो रहा हो, या फिर दूसरे राज्य, दूसरे शहर, दूसरे लोगों के द्वारा भी यूज किया जा रहा हो, ठीक है। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए जो वाइडली यूज्ड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। अब आते हैं बात, अब नाप रहे थे हाइट, तो हाइट का ही रेफरेंस लिए, मतलब लेंथ का ही रेफरेंस लिए नहीं। अब इसका लंबाई को मापने के लिए मास का रेफरेंस नहीं ना ले सकते हैं कि 5 kg का होगा तो 5 फीट होगा, 10 kg का होगा तो 10 फीट होगा, ऐसा तो नहीं ले सकते हैं। क्या 5 फीट का है और इसकी मोटाई ज़्यादा है तो 5 kg से ज़्यादा भी हो सकता है, और कम है तो 5 kg से कम भी हो सकता है। तो हाइट को हम लोग रेफरेंस, मतलब ये हाइट वाले से इसका मास नहीं मापा जा सकता और मास से इसका हाइट नहीं मापा जा सकता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी को माप रहे हैं उसी फिजिकल के रेफरेंस स्टैंडर्ड को लेना पड़ेगा। यानी लेंथ को माप रहे हैं तो लेंथ का रेफरेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये मास को माप रहे हैं तो मास का रेफरेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। टाइम को माप रहे हैं तो टाइम को हमेशा सेकेंड्स में ही मापेंगे, यानी टाइम का रेफरेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे टाइम को मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो सन राइजेज, इन द मॉर्निंग में सन राइज करता है, फिर नेक्स्ट डे सन राइज होता है ना, इसके बाद फिर सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त के बाद पुनः जब सन राइज करता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डे बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड हुआ। अब ऐसा लगा डेली होगा तो नेक्स्ट एक दिन और हो गया तो +1 डे हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एक बार ये हुआ तो फिर +1 डे हो गया। इस तरह से यदि 30 दिन हुआ तो फिर हम लोग बोलते हैं 30 डेज, और 30 डेज इज इक्वल टू 1 मंथ होता है, 30 डेज इसको 1 मंथ होता है ना।
और फिर हम लोग ऐसा ऐसा यदि ये 30 डेज वाला 12 वो हो गया तो उसको 1 ईयर बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो ये क्या है, रेफरेंस स्टैंडर्ड। और यदि 1 डे को 24 से डिवाइड कर दिया जाता है तो इसको हम लोग 1 आवर बोलते हैं। और 20 इसको ये पूरे क्वांटिटीज को 60 से डिवाइड कर दिया जाता है तो 1 मिनट बोलते हैं। और ये जो इसका रिजल्ट आया उसको फिर 60 से डिवाइड कर देते तो 1 सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड हुआ टाइम का। अब टाइम को हम लोग किलोग्राम में नहीं मापते हैं, टाइम को हम लोग किलोग्राम में नहीं मापते हैं। तो हम लोग मेजरमेंट का क्या डेफिनेशन देंगे, मेजरमेंट इज द प्रोसेस is the process of comparison between comparison of a given physical quantity with their arbitrarily chosen reference, arbitrarily but internationally accepted arbitrarily chosen, सॉरी सही लिखा था मैंने, but internationally accepted reference standard called यूनिट, इसी को हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन मेजरमेंट का, तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक है, लेंथ है तो लेंथ विथ देयर, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसी का आर्बिट्रली चूजन बट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, जैसा कि लेंथ के लिए हम लोगों ने यूज करते हैं उसको, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड को यूनिट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, यूनिट। तो हम लोग यदि लेंथ को मापते हैं तो लेंथ का ही रेफरेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए। कौन कौन, जैसे किलोमीटर है, लेंथ ऑफ रोड है ना, किसी रास्ते की लंबाई मापी जाती है तो किलोमीटर में। लेंथ ऑफ क्लॉथ मीटर होता है ना, सेंटीमीटर होता है, डेसीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है ना। इस तरह से बहुत सा, लाइट ईयर होता है, यदि दो मतलब ये 2 स्टार के बीच का डिस्टेंस को मापा जाए तो उसको लाइट ईयर में मापते हैं, है ना, LY, है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लेंथ को मापते हैं। तो लेंथ को मापने के लिए लेंथ का ही रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते हैं, ना कि मास। जैसे मास को मापते हैं, है ना, आप घर में देखते होंगे, आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या चीज़ से लेते हैं, केजी से लेते हैं, किलोग्राम। और भी कुछ महंगी चीज़ें लेते हैं तो ग्राम में लेते हैं, है ना, ग्राम में लेते हैं। और भी कुछ लेते हैं तो क्विंटल में लेते हैं, क्विंटल में लेते हैं। तो इस तरह से मास का हो गया। टाइम को हम लोग मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं, डे में मापते हैं। तो ये सभी क्या है, रेफरेंस स्टैंडर्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट। तो यूनिट क्या हो गया, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। यूनिट क्या हो गया, स्टैंडर्ड मेजरमेंट।
तो यूनिट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यूनिट इज a standard measurement of a physical quantity. Of a physical quantity. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब तो हो गया भाई, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर लिए और जो मेजरमेंट आया उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ठीक है, तो सपोज करिए कि ये आपको एक रॉड है, ये क्या है? ये रॉड है, ठीक है, रॉड है, और इसको मेजर करने के लिए आपको क्या मिला हुआ है? 1 फीट का स्केल मिला हुआ, 1 फीट का स्केल से इसको मेजर करना है, इस रॉड की लंबाई को, इस रॉड की लेंथ को 1 फीट का ये से स्केल से मेजर करना है। तो कैसे करेंगे? 1 फीट का, ये सपोज करिए 1 फीट हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 फीट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 फीट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 फीट हो गया, ठीक है। अब उसमें केवल फीट का ही है और कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा? कितना फीट लिखेंगे? कितना फीट लिखेंगे? तो लेंथ ऑफ रॉड ये बाद में आएंगे कि इसको जब एक और इसको बढ़ा देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे 1 फीट हो गया। तो ये लेंथ, रॉड का लेंथ कितना फीट हुआ? तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 गुना 1 फीट। 1 फीट का स्केल का कितना गुना हुआ? 5 गुना। अब सपोज करिए कि आपको इंच का स्केल दिया हुआ होता है। क्या चीज का? इंच मापने वाला स्केल। तो इंच मापने वाला स्केल दिया होता तो ये कितना हो जाएगा? 12 इंच हो जाएगा, 12 इंच। ये भी 12 इंच हो जाएगा, ये भी 12 इंच हो जाएगा, ये भी 12 इंच, ये भी 12 इंच। यानी कितना हो गया लेंथ ऑफ रॉड? 12 24 36 48 60। कितना हो गया? 60 इंचेज, 60 इंचेज। और इसको यदि लेंथ ऑफ रॉड को हम लोग लिख लें Q, तो 60 क्या हुआ? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, क्वांटिटी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया है ना। इसको हम लोग स्मॉल n से लिख देते हैं। और इंचेज क्या हो गया? यूनिट हो गया। या फीट क्या हो गया? यूनिट हो गया। तो यूनिट को U से लिखते हैं, आइए क्वांटिटी Q। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाते हैं। क्वांटिटी ऑफ अ फिजिकल, मतलब उसका जो क्वांटिटी आया, लेंथ आया, तो Q इज इक्वल टू एन यू, Q इज इक्वल टू एन यू, ये हो गया, ठीक है। सॉरी, स्मॉल एन लिए हैं तो स्मॉल एन लिखेंगे, Q इज इक्वल टू एन यू। अब देखते हैं, 2 चीजें इसमें हम लोगों ने देखा। एक तो देखा जिसमें 5 गुना आया 1 फीट का, और वही रॉड क्या आया? 60 गुना आया 1 इंच का। 1 इंच का 60 से मल्टीप्लाई किए तो 60 बार 1 इंच से ये काउंट किए, तब जाकर इसका पूरा लेंथ मापा गया। और फीट वाला से मापे तो 5 फीट में हो गया, ठीक है। यानी कि इसकी लंबाई इससे अधिक हो गई है ना। जब इस यानी ये यूनिट है, दोनों क्या चीज का लेंथ का ही यूनिट है, ये भी लेंथ का यूनिट है इंच, और ये फीट भी लेंथ का यूनिट है। फीट जो है इंच से बड़ा यूनिट है। जैसे ही बड़ा यूनिट में हम लोगों ने दर्शाया इसका लेंथ को, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया? छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी चेंज नहीं करता। तो हमको क्या मिल गया? दैट इज n इज इक्वल टू Q बाई U।
इससे मिल जाएगा। n इज इक्वल टू लिख सकते हैं q बाई यू, चूंकि q क्या है, कांस्टेंट है। सिंस क्वांटिटी चेंज करेगा, नहीं करेगा, सिंस q इज कांस्टेंट, तो n किस पे डिपेंड करेगा, u पे। और कैसे, रिसिप्रोकल होगा। क्या होगा, रिसिप्रोकल। ठीक है, यानी कि n इज, है ना, n इज इम्प्रोपोर्शनल टू u, n इज इम्प्रोपोर्शनल टू u, है ना। दैट इज जब u बढ़ेगा तो n का वैल्यू घटेगा। और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। सपोज करिए लेंथ, अब हम लोग डिस्टेंस मापते हैं, डिस्टेंस, है ना। ये बिहार शरीफ हो गया, बिहार शरीफ, और ये हो गया राजगीर। यहां पे हमारा आ गया सिंस क्यू इज कांस्टेंट, सिंस क्यू, यहां पर क्या आ गया, n इज इक्वल टू क्यू बाई यू, दैट इज n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u बिकॉज q इज कांस्टेंट, q इज कांस्टेंट। q का वैल्यू चेंज करेगा, नहीं करेगा। जैसा कि हम लोग यूनिट चेंज किए तो लेंथ नहीं ना चेंज हो गया, लेंथ तो वही रहा रड का, लेकिन उसको दूसरे यूनिट में ये किए मापे। फीट में मापे तो 5 गुना आया था, और इंच में मापे तो 60 गुना आया। ठीक है, तो यहाँ प्रोपोर्शनल करेंगे, यानी कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। बड़ा यूनिट का उपयोग करेंगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा आएगा, और छोटा यूनिट का यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए कि ये बिहार शरीफ है, और ये राजगीर है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 25 किलोमीटर। क्या है, किलोमीटर। यदि किलोमीटर वाला स्केल से मापे तो कितना आया, 25 किलोमीटर। और यदि हम इसको, इस डिस्टेंस को मीटर वाला स्केल से मापेंगे तो कितना आएगा, तो 25,000 मीटर, इतना आया। यानी किलोमीटर क्या है, बड़ा वाला यूनिट है लेंथ का, और मीटर छोटा वाला यूनिट है लेंथ का। तो जैसे ही यूनिट बढ़ा, डिजिट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू घट गया, यूनिट घटा, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया। ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन, तो फंडामेंटल, कुछ को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ले लिया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, उसको किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा डिफाइन नहीं किया जा सकता हो, या कि उसके डिफिनेशन के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ता हो। बहुत कम है संख्या इसकी, है ना। और यही जो संख्या, कम संख्या है, इसी और कम संख्या के होने के बावजूद भी ये पूरे फिजिकल लॉज को डिस्क्राइब करता है। इसी वजह से फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यदि आपको ढेर सारा फिजिकल क्वांटिटी याद करना पड़ता तो बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता निश्चित रूप से, है ना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं।
ठीक है। और दूसरा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा क्या है? डेराइव्ड। फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए ढेर सारा फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज को याद रखा जाए, है ना। कम से कम फिजिकल क्वांटिटीज को याद रखते हुए यदि फिजिक्स के सभी लॉज को डिस्क्राइब क्या एक्सप्लेन कर दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। या फिर लाखों फिजिकल क्वांटिटी को याद करके फिजिक्स के लॉज को या यूनिवर्स के लॉज को डिफाइन किया जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो तो बोरिंग सब्जेक्ट होगा, लाखों फिजिकल क्वांटिटी को याद करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या समझ लिए? गुण, प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are independent from each other, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। यानी एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, है ना, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, है ना, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, एक और छूट रहा है। कौन सा छूट रहा है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सात हो गया, ठीक है, सात हो गया। और दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये हम लोग आगे बताएंगे, ठीक है। और इसमें डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहेंगे? ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज derived from fundamental physical quantities। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है जो इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको डेराइव कहाँ से कर रहा है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया फोर्स, एनर्जी, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, टॉर्क, वर्क, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ETC, है ना। ये सभी क्या हो गया? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे? एक एग्जांपल लेकर के आपको हम बताते हैं। फोर्स से हमको बताते हैं कैसे हम लोग डेराइव करते हैं। तो फोर्स का डेफिनेशन क्या है बच्चों? फोर्स का डेफिनेशन तो है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। और
मास हो गया, ये तो हमारा क्या है, मास क्या है, हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन एक्सेलरेशन हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिस्ट में नहीं है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम, इस तरह से लिखते हैं। और फिर हम लोग वेलोसिटी को क्या चीज लिखते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। इतना हो गया, यानी क्या हो गया, मास और डिस्टेंस को क्या चीज में मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं, बाय टाइम का स्क्वायर। तो फोर्स किससे किससे डिराइव किया गया है, मास, लेंथ और टाइम से, मास, लेंथ और टाइम से। इस तरह से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिराइव हो जाता है बाय द यूज ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग को फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करने के लिए बहुत कम फिजिकल क्वांटिटीज को ही याद रखना है, और इससे हम लोग डिराइव करके ले आएंगे ऑल अदर इंटरेस्ट फिजिकल क्वांटिटीज इन विच आवर इंटरेस्ट, है ना, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसका हमको उपयोग है, वो सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिराइव करके ला सकते हैं बाय द यूज ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो कितना बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है फिजिक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, एक मूवी देखने के बराबर मजा आएगा यदि आप पढ़ेगा। आप हमारे इस वीडियो को निश्चित रूप से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे और जितना ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिलेगा, उतना ज़्यादा वीडियो हम बनाएंगे, और अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ला करके आपको बताएंगे, वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इकाई की पद्धति। इकाई की पद्धति, सिस्टम किसको कहते हैं, पद्धति किसको कहते हैं, वो ऐसा सिस्टम जो जिसको कि एक ग्रुप के द्वारा यूज किया जा रहा हो किसी काम चीज के लिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग मेजरमेंट के दृष्टि से देख रहे हैं, मेजरमेंट के लिए, तो मेजरमेंट के लिए पहले, है ना, मतलब 1973 के पूर्व वाइडली 3 मतलब पद्धति यूज किया जा रहा था। 3, कौन कौन, मेट्रिक सिस्टम, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। एक और पद्धति यूज किया जा रहा था, FPS सिस्टम। यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम भी। और एक और था CGS सिस्टम। ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स को वाइडली यूज किया जा रहा था 1973 के पूर्व। ठीक है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन, लेंथ, दूसरा टाइम, और तीसरा मास। लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज ही उस समय मेजर किए जा रहे थे, और इसके अलावा दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज थे, तो उसके लिए अलग मतलब इसी से डिराइव करके हम लोग यूज कर रहे थे 1973 के पूर्व। तो लेंथ को हम लोग MKS मेट्रिक सिस्टम में क्या जैसे माप रहे थे, तो मीटर से, मीटर, इसका सिंबल हम लोग M यूज करते थे। मास को किलोग्राम से, इसको हम लोग kg यूज करते हैं, और टाइम को सेकेंड।
और इसको हम लोग सिंबल के रूप में एस का यूज करते हैं। उसी तरह से ब्रिटिश सिस्टम में ब्रिटेन वाले लोग लेंथ को क्या चीज से मापते थे? फुट, FT, किलो, और मास को पौंड, LV। अभी भी आप बर्थडे मनाने जाते होंगे तो जब केक खरीदने के लिए जाते होंगे तो वो आप बोलते होंगे 1 पाउंड 2 पाउंड, केजी में नहीं बोलते होंगे, है ना। टाइम टाइम को सेकंड में ही मापा जा रहा था। उसी तरह से CGS सिस्टम में इसको हम लोग और गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, गॉसियन सिस्टम। गॉसियन सिस्टम में कैसे मेजर कर रहे थे? तो लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर से मेजर कर रहे थे, CM। मास को ग्राम में मेजर कर रहे थे, GM। और टाइम को सेकंड्स में ही मेजर किया जा रहा था। ठीक है, तो ये 3 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास और टाइम, इसके लिए 1973 के पूर्व डिफरेंट कंट्रीज द्वारा डिफरेंट पद्धति का यूज किया जा रहा था, जिसमें वाइडली यूज हो रहा था MKS सिस्टम, FPS सिस्टम और CGS सिस्टम। ठीक है, क्लियर। एक चीज छूट रहा है, मैं उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, या यूनिट का क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, और टाइप्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स जिस तरह से फिजिकल क्वांटिटी को यदि 2 वर्गों में बांटा गया, 2 भाग में क्लासिफिकेशन किया गया है, तो उसी तरह से उसको मेजर करने वाले यूनिट्स को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए जो यूनिट्स बनाए गए हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। और बाकी जो डिराइव्ड के फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूनिट्स आते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट। तो यूनिट्स का प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स, ये पहले बता देना चाहिए था, लेकिन ये बता। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स, 2 प्रॉपर्टीज होना चाहिए मिनिमम, है ना। निश्चित रूप से 2 प्रॉपर्टीज होना चाहिए किसी भी यूनिट का। कौन कौन? तो पहला प्रॉपर्टी है अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। यानी इस तरह से समझें कि यदि हम मार्केट में गए और मार्केट से हमें परचेज करना है कुछ सामान, है ना, मार्केट से कुछ सामान हमको परचेज करना है। मार्केट गए और मार्केट से हमको कुछ सामान परचेज करना है। सपोज करिए हम सब्जी बाजार गए, सब्जी हमको खरीदना है। ठीक है, सब्जी हमको खरीदना है। माँ ने बताया है कि बेटा जाओ 1 केजी भिंडी ले लेना, है ना, 1 केजी परवल, ये 2 सब्जियां लेकर के आज, और 5 केजी आलू ले लेना। इतना माँ कह करके मुझे बाजार भेजी। ठीक है, तो बाजार वाले जो सब्जी वाले के पास गए, बोले भैया 1 केजी भिंडी दे दो। तो 1 केजी भिंडी उसको मेजर करना होगा, मापना होगा, तौलना होगा। तो 1 केजी भिंडी तौलने के लिए उसके पास क्या चीज़ की आवश्यकता होना चाहिए? क्या चीज़ की आवश्यकता है? तो उसको 1 केजी का रेफरेंस स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग 1 केजी के लिए बनाए हैं, यानी वाट, 1 केजी का वाट उसके पास होना चाहिए। तो बाजार में गए और 1 केजी भिंडी मांगे, उसके पास नहीं रहेगा तो कैसे देगा? तौल के नहीं देगा।
ठीक है, तो निश्चित रूप से उसके पास होना चाहिए। इसके ये दूसरे वाले भैया के पास गए, इसके पास भी 1 kg का वाट होना चाहिए, और इसके पास गए आलू लेने के लिए, इसके पास भी 1 kg का वाट या 5 kg का वाट होना चाहिए। यानी कि 3 दुकान गए तो तीनों दुकान के पास रहेगा, तभी वो हमको 1 kg और 5 kg तौल करके देगा, अन्यथा वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग आते हैं क्या, अवेलेबिलिटी। जो भी यूनिट्स बनाया जाए वो सभी जगह पे इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी इजीली अवेलेबल। इजिली अवेलेबल है ना। कब इजिली अवेलेबल होगा, तो यूनिट बनाता कौन है, सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए। तो यूनिट बनाने का दायित्व है CGMP, इसका नाम सुने होंगे, इसको बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। ये एक कमेटी है, इसी कमेटी के द्वारा यूनिट्स डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसने 1 kg का वाट बना दिया। ठीक है, 1 kg का वाट बना दिया। अब बार बार सब जगह यही बना करके भेजेगा तो सभी जगह उपलब्ध होना मुश्किल हो जाएगा। तो निश्चित रूप से क्या होना चाहिए कि दूसरे जगह भी इसको बनाया जा सके, यानी इट शुड बी रिप्लिकेबल, उसी रूप में दोबारा बनाया जा सके। तीसरा, यदि बड़ा यूनिट बना लेते, जैसे मास मापना है तो उसको 1 टन का यूनिट बना लेते, तो क्या 1 टन का यूनिट सब जगह ले जाना आसान होता। आप देखते हो कि सब्जी वाला घूम घूम के भी सब्जी बेचता है ना, और सभी दुकान में 1 टन का वाट रखने का जगह होता नहीं होता। तो क्या अवेलेबिलिटी सभी जगह कब आएगा, पोर्टेबल होगा, तो इट शुड बी पोर्टेबल। और क्या होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए, यानी कि कितना भी टेम्परेचर हो जाए, टेम्परेचर बढ़े या प्रेशर बढ़े या और भी कोई फिजिकल चेंजेज हो, या फिर समय के साथ उसके साइज में घटना या बढ़ना ना हो, वेरिएबल ना हो, तो इनवेरिएबिलिटी। It should not change with time and other physical changes in physical condition. It should not change with time and other changes in physical condition. Physical condition का मतलब यहाँ पर क्या क्या हो गया, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं, टेम्परेचर बढ़े या घटे, इसका जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रेशर, है ना, और अदर फिजिकल कंडीशन भी हो सकता है ना।
उसके साथ ये इसका जो हमारा यूनिट बना हुआ है उसमें कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको यूनिट्स बोलेंगे, है ना। अन्यथा उसको हम लोग यूनिट बना करके कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हम एक बच्चा का रेफरेंस ले लें, है ना। आप एक अपने बच्चे के लिए, सॉरी, तो आपके पिताजी, आप जब बचपन में होंगे तो आपके पिताजी ने एक, आप जब सपोज करिए 10 साल के होंगे, है ना, 10 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर्स ओल्ड, तो आपके पिताजी ने आपके लिए कपड़ा खरीद करके लाए होंगे और वो कपड़ा आपके को बहुत पसंद हो, ठीक है। तो आपने क्या सोचा कि ये तो मेरे लिए ही है और मैं इसे 5 साल बाद पहनूंगा, है ना, यानी कि मैट्रिक का परीक्षा पास करने के बाद पहनूंगा। तो मैट्रिक की परीक्षा पास करते करते आप में 1 फीट का साइज, आपके हाइट में 1 फीट का परिवर्तन हो गया, तो वो कपड़ा काम करेगा नहीं। आपने उसको आप अपने रेफरेंस से माप लिया, है ना, आप अपने रेफरेंस को ले लिया कि भाई 5 साल के बाद हम ही तो हैं, 5 साल बाद पहनेंगे। लेकिन 5 साल के बाद आपका हाइट क्या हो गया, बढ़ गया, यानी समय के साथ आपके हाइट में, वेट में परिवर्तन हुआ, तो आपको एक रेफरेंस स्टैंडर्ड, आपको एक यूनिट नहीं माना जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोगों ने पढ़ा। MKS सिस्टम, जिसको मेट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, और FPS सिस्टम और CGS सिस्टम, ठीक है। 3 यूनिट हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब जो है क्या हुआ, धीरे धीरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट के साथ साथ इंटर कॉन्टिनेंट क्या व्यापार होना शुरू हुआ। लोग एक देश से दूसरे देश जाना शुरू किए, मूव करना शुरू किए। इसके लिए अब हवाई जहाज़ का यूज होने लगा, पानी वाला जहाज़ का यूज होने लगा, है ना, और भी बहुत तरह का मतलब डेवलपमेंट हुआ। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो सभी कंट्रीज़ को दिक्कतें आना शुरू हुआ। किस तरह का दिक्कत आना शुरू हुआ, तो एग्जाम्पल लेते हैं कि एक फ्लाइट लंदन से अमेरिका के लिए निकला, ठीक है, USA के लिए, है ना। एक फ्लाइट निकला, तो इसने रास्ते में जितने भी कंट्रीज मिले जहाँ से इसको पास करना था, उन सभी को लंदन वालों ने बता दिया कि भाई 300 माइल्स पे मेरा जहाज़ जा रहा है, मेरा फ्लाइट जा रहा है। यानी कि 300 माइल्स पे जिस समय में आपके यहाँ मेरा जहाज़ पहुँचेगा, उस समय कोई दूसरा जहाज़ उस हाइट पे आप नहीं ले जाइए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन जो दूसरे कंट्रीज जो बीच में आ रहे थे, वो सब माइल्स को समझते ही नहीं थे, वो सब किलोमीटर को यूज कर रहे थे। क्या चीज़ को यूज कर रहे थे, किलोमीटर। लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू सभी समझ रहे थे, तो इसने समझ लिया कि 300 किलोमीटर पे हमको कोई जहाज नहीं भेजना है ना। तो ये क्या कर सकता है, एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि 300 माइल्स पे ये इसकी जहाज उड़ करके जाए दूसरे कंट्रीज के, और वहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। तो इस तरह का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। दूसरा चीज़, कोई प्रोडक्ट जो है आप ब्रिटेन में उसको क्या चाहिए, फीट में माप करके बेचा जा रहा है, और उसी प्रोडक्ट को USA में मीटर में माप करके बेचा जा रहा है, ठीक है। जैसे सपोज करिए एक सूट लेंथ सिलवाना है, एक अमेरिकन आदमी है ना, ये अमेरिकन आदमी है, इसको एक सूट लेंथ की आवश्यकता है, एक सूट सिलवाना चाह रहा है, और ये आदमी को जो है ना सूट पसंद है, कहाँ का, एक ब्रिटेन की कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया सूट इसको पसंद है, तो इससे ये सूट का ऑर्डर करता है। तो ये कहता है कि मेरे लिए सूट के लिए हमको 4 मीटर कपड़े भेज दो,
4 मीटर कपड़े का सूट लेंथ की आवश्यकता है, मुझे ये चाहिए। तो ये तो बेचारे मीटर समझते ही नहीं है ब्रिटेन वाले तो FPS सिस्टम यूज करते थे, फुट पाउंड सेकेंड वाले। तो ये क्या कहेंगे कि 4 फुट में तो आपका सूट होगा ही नहीं, 4 फुट में आपका सूट होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुआ, ये कपड़े इसको नहीं बेच पाएगा, इसको कपड़े ही बेच पाएगा, नहीं बेच पाएगा। तो इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन के लिए CGMP जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स 1973 में एक नया पद्धति बनाया, यूनिट का एक नया पद्धति बनाया, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या SI यूनिट्स। इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। कब, किसके द्वारा डिसाइड किया गया, तो CGMP जनरल कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1973 में SI सिस्टम डिसाइड किया गया, ठीक है। इस सिस्टम में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स को डिसाइड किया गया, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स लिया गया, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिफाइन किया गया, ठीक है। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन थे जिसके लिए यूनिट्स को डिसाइड किया गया, तो पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तीसरा पांचवा इलेक्ट्रिसिटी करंट, छठा लुमिनस इंटेंसिटी, और सातवां अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन थे, ये थे इसके लिए प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो एक टेबल बना करके हम लोग, ये मेट्रिक सिस्टम का एक्सटेंडेड वर्जन है, MKS सिस्टम है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, क्योंकि MKS सिस्टम उस समय वाइडली मतलब ज़्यादा देशों के द्वारा यूज किए जा रहे थे, ज़्यादा कंट्रीज, ज़्यादा लोगों के द्वारा MKS सिस्टम ही यूज किए जा रहे थे। FPS सिस्टम केवल ब्रिटिश लोगों के द्वारा ब्रिटेन में उसका यूज किया जाता था, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इसको, ये सारे यूनिट्स, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हुए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और ये 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ये 5, 7, 2, 9, ये 9 फिजिकल क्वांटिटीज के लिए कौन कौन सा यूनिट और उसका क्या सिंबल है हम लोग देखते हैं एक टेबल बना करके। फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इसको हम लोग बेसिक लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक या फंडामेंटल दोनों सेम चीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इसका SI सिस्टम में यूनिट्स क्या है, वो हो गया यूनिट्स और सिंबल। एक और चीज इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग
डायमेंशन के रूप में क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, आगे हमको काम आएगा। फॉर्मूला तो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन हो गया, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी 7। तो पहला हो गया आपका लेंथ। लेंथ के लिए हम लोग यूनिट्स यूज कर, ये डिफाइन किया गया एसआई सिस्टम में मीटर। इसका सिंबल हो गया एम, और डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में हम लोग यूज करेंगे एल। ठीक है, एल। दूसरा मास। मास के लिए यूनिट हो गया जो मेट्रिक सिस्टम वाला है किलोग्राम, और किलोग्राम का के जी, और डायमेंशनल फॉर्मूला एम। ये हम लोग जब डायमेंशन पढ़ेंगे ना तो उसमें ये काम आएगा, इसीलिए मैं इसी में कवर कर देता हूँ। तीसरा मास होगी लेंथ, मास, टाइम क्या हो जाएगा, सेकेंड्स, स्मॉल में एस, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी। चौथा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसका भी यूनिट बनाया गया किसके द्वारा, CGMP के द्वारा एसआई सिस्टम में। जो मैट्रिक सिस्टम में ये नहीं था, इतना 3 तक के जो है, ये 3 तक मैट्रिक सिस्टम में अवेलेबल था। 3 यूनिट का डेफिनेशन मैट्रिक सिस्टम में किया जा चुका था, लेकिन इलेक्ट्रिक, ये 4 नीचे, इलेक्ट्रिक करंट, 5वां थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और छठा अमाउंट ऑफ सबस्टांस, और 7वां ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 4 चीजों का यूनिट मैट्रिक सिस्टम में डिफाइन नहीं था, इसी 4 को एक्सटेंड किया गया है, इसी 4 को आगे एक्सटेंड किया गया है ये एसआई सिस्टम में। तो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, चूंकि एम्पेयर एक वैज्ञानिक का नाम है, तो वैज्ञानिक का नाम से जो भी यूनिट रहेगा तो उसको जब पूरा लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे, पूरा लिखेंगे तो स्मॉल में शुरू करेंगे, ठीक है। और जब उसका सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे। इसका डायमेंशन फॉर्मूला के रूप में ए का यूज किया जाता है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये भी केल्विन, ये भी वैज्ञानिक थे, है ना, केल्विन। तो इसका भी के कैपिटल होगा, यहाँ पर भी के या थीटा भी कहीं कहीं देखे होंगे। अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इसको मोल में लिखते हैं, मोल, सिंबल मोल, और डायमेंशन भी मोल। नेक्स्ट हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैंडेला, ये भी वैज्ञानिक का ही नाम है, कैंडेला। CD स्मॉल में, लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि CD स्मॉल में होगा, और इसका डायमेंशन होता है J, कैपिटल J, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। और इसके अलावे 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज थे, इसके अलावे 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का भी डेफिनेशन दिया गया है CGMP के द्वारा एसआई सिस्टम में। उसको भी फंडामेंटल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बनाया गया, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना, इसको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के रूप में डिफाइन किया गया है। इसका सिंबल हो गया, ये यूनिट, सिंबल, और दोनों डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन, प्लेन एंगल, पहला प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को हम लोग क्या चीज से मापते हैं,
तो प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन में मापते हैं। लिखते कैसे हैं? RAD। और ये डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस। दूसरा सॉलिड एंगल, अस्टेरेडियन, ASR। और ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या हैं? दोनों फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस होते हैं। डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं दोनों। ठीक है बच्चों, तो हम लोग एसआई सिस्टम समझ गए। एसआई सिस्टम में 7 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में डिफाइन किया गया है और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में, जिसका यूनिट दिया गया है और सिंबल है। डायमेंशन फॉर्मूला ये होगा। और वो 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, और दोनों क्या है? डायमेंशन लेस है। अब इसमें ये जान लीजिए, एक जैसा कि बताया, ये क्या है? जो एसआई सिस्टम है वो मैट्रिक सिस्टम का एक्सटेंडेड वर्जन है। क्योंकि जिस समय 1973 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स के द्वारा एसआई सिस्टम डिसाइड किया जा रहा था, उस समय मैट्रिक सिस्टम ज़्यादातर देशों के द्वारा यूज किया जा रहा था और ज़्यादा मतलब जो और 2 सिस्टम अवेलेबल थे, गॉसियन सिस्टम और FPS सिस्टम, उससे ज़्यादा बेहतर भी था। किस रूप में? तो जो CGS सिस्टम था वो बहुत छोटा सिस्टम, बहुत छोटा छोटा यूनिट उसमें था, जैसे सेंटीमीटर, ये इसमें मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर को मापने के लिए 100 बार मापना पड़ रहा था। यानी वो बहुत छोटी यूनिट थी, इसीलिए वो सभी जगह काम नहीं आता। और यदि कोई बड़ा लेंथ को मेजर करना होता तो उसमें मतलब बहुत बड़ी ये न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज करना पड़ रहा था। इस वजह से मैट्रिक सिस्टम को ही एक्सटेंड करने का डिसीजन लिया गया। और पहले से 3 फिजिकल क्वांटिटी थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसमें 4 और जोड़ दिया गया और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ दिया गया। तो इस तरह से हमारा एसआई सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया। अब हमारा ये वीडियो जो है, आपसे एक और फिर से रिक्वेस्ट होगा कि हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिल सके और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें मैं आपको हेल्प कर सकूं और वो उस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकें। धन्यवाद।